लास्ट लेक्चर में जस्ट एक मिनट देख लूं, वर्क डन का कैलकुलेशन किया था। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, एरिया अंडर कर्व। अच्छा ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? बोलो। ability to do work. कैपेसिटी टू डू वर्क। अच्छा, डेफिनेशन तो हम लोग बचपन से जानते हैं। कि कैपेसिटी टू डू वर्क। फिर हम लोगों ने देखा होगा एनर्जी दो टाइप के होते हैं, पढ़ा है स्कूल में? बोलो। एक, कौन कौन बताओ? एक नॉन मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें कि आपका वो सब जितना भी आ जाए, हीट एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, एक्सेट्रा। और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी फर्दर दो टाइप के होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल, है ना? नाम सुना है ना? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। तो ये जो नॉन मैकेनिकल फॉर्म्स हैं एनर्जी के, ये हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में केवल मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। ये बात समझ आई? यस सर। मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब प्रिसाइजली काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं? Energy possessed by a body Energy due to its in state of motion. motion. एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी by virtue of its motion। यही है। क्या मतलब है इस बात का? सो कॉपी कर लो और बताओ क्या मतलब है इस बात का। सर बॉडी की मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है वो। ये तो ट्रांसलेशन बताया तुमने, मैं पूछा मतलब। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं दौड़ूंगा
तो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगा। यस और एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क है। यस तो सर इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं दौड़ूंगा तो मेरे काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ये मीनिंग हुआ इसका। नहीं सर और क्या? मीनिंग तो यही हुआ। अगर मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा, नहीं दौड़ता हूँ तो नहीं आएगा। और हमारे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया तो एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब मेरे काम करने की कैपेसिटी बढ़ गई। सर So, अगर दौड़ कर मतलब किसी दीवार से टकराएंगे तो ज्यादा चोट लगेगी, अगर ऐसे ही चल कर टकराएंगे तो कम चोट लगेगी। तो दौड़ने की स्टेप में हमारे पास ज्यादा एनर्जी थी तो ज्यादा मोमेंटम की वजह से चोट लगी। दौड़ने के केस में हमारे पास सर ज्यादा एनर्जी डेवलप हुई, काइनेटिक एनर्जी। हाँ ज्यादा एनर्जी है, मैं तो कह ही रहा हूँ। इसका ऐसा एग्जांपल समझो। सपोज मैं एक डस्टर लूं और तुम्हारे सर पर रख दूं, तो डस्टर वही, तुम्हारा सर वही, चोट लगेगा कुछ। और यही डस्टर को मैं जोर से फेंकूं, फेंक के मारूं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सर पर जब लगेगा तो सर तोड़ देगा या चोट लगेगा, कुछ तो होगा। तो ये डस्टर जो तुम्हारे सर को नहीं फोड़ पाता था, वही डस्टर अब तुम्हारे सर को फोड़ पाता है। समझ रहे हो? जब वो मोशन में होता है तो डस्टर के पास तुम्हारा सर तोड़ने की एनर्जी कहाँ से आई? बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। यस हाँ सर ना? सीआईडी देखा है तुम लोग? सीआईडी दया वाला। यस दया क्या करता है? दरवाजा तोड़ दरवाजा तोड़ता है। तो देखो दया दरवाजा कैसे तोड़ता है? पहले वो एक जगह खड़ा होकर दरवाजा को धक्का देता है, नहीं टूटता है। फिर वो दौड़ के आता है और धक्का देता है तो टूट जाता है ना? तो यस दया दया वही, दरवाजा वही, पर उस दरवाजा को दया खड़े खड़े नहीं तोड़ पाता है। तो जब दौड़ता है तो बस वर्च्यू ऑफ मोशन उसके अंदर एनर्जी आती है, दरवाजा को तोड़ देता है। समझे? यस सर। क्रिकेट में या फुटबॉल में देखो, फुटबॉल को तुम एक जगह खड़े खड़े होकर किक मारो तो फुटबॉल जितना दूर जाएगा, या दौड़ के और फिर किक मारो फिर फुटबॉल कितना दूर जाएगा, दोनों में फर्क है ना? फुटबॉल वही, तू वही, लेकिन एक जगह खड़े खड़े फुटबॉल को किक मारता है तो ज्यादा दूर नहीं भेज पाता है विथ रिस्पेक्ट टू अगर दौड़ के आओ और फुटबॉल में किक मारो। समझ आ रहा है कुछ? यस या क्रिकेट के जितने फास्ट बॉलर हैं सबको देखो, तो लंबा रन अप लेके आता है तब बॉल फेंकता है, तब उसको उतना स्पीड बॉल को दे पाता है ज्यादा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन वर्क करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है? ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब पढ़ चुके हो, हाफ एम वी स्क्वायर सबको मालूम है ना? यस सर तो ये कहाँ से आया? तो ऐसे समझो, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से चल रहा है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से चल रहा है और
यहाँ पर आकर रुक गया। इस पूरे प्रोसेस में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। इस पूरे प्रोसेस में मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और वेलोसिटी यहाँ पर आकर 0 हो गई। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अगर मुझे ये जानना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना वर्क डन हुआ वही काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। इस पोजीशन में और इस पोजीशन में फर्क कितना है, इसके पास वेलोसिटी है और इसके पास वेलोसिटी नहीं है, इतने का ही फर्क है। तो इस प्रोसेस में जो वर्क हुआ वो वर्क केवल और केवल इसके वेलोसिटी की वजह से हुआ, मोशन की वजह से हुआ, है ना। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से s की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी v 0 है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। मतलब जो फोर्स होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2s। ये फोर्स लग रहा होगा, माइनस एक्सेलरेशन में माइनस साइन आया है, इसका मतलब है कोई फोर्स इधर लग रहा होगा जिसकी वजह से ये रुका है ना। तो नेगेटिव एनर्जी क्या होगा, आई मीन एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स होगा। यस यस सर। सो वर्क डन बाय फोर्स F इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे समझो। तो फोर्स माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2s, डिस्प्लेसमेंट s, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। अगली बात समझ में, cos हाँ 180 सर। so work done by this force is kinetic energy which is half mu square। आया समझ में। यस जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
हो गया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट इज, याद होगा पिछली क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम से एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और बोला था इसकी थ्योरी अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। याद है लास्ट क्वेश्चन? यस सर। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि वर्क डन by all the forces acting on an object or system is equals to change in kinetic energy of the system। अब इसका प्रूफ भी देख लो। सपोज किसी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास, यही होगा ना नेट एक्सीलरेशन। कितने भी फोर्सेस लग जाएं, नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स अपॉन मास, ऐसा होगा। बोलो। यस सर। इस एक्सीलरेशन को मैं v dv by dx लिख सकता हूं। बोलो। तो यहां से f dx is m into v dv ऐसा लिख सकता हूं। बोलिए। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। So integral of f dx is equal to m integral of v dv। Integral of f dx is nothing but work done by all forces is equal to m। ये हो जाएगा v square by 2 from initial velocity to final velocity। तो ये हो जाएगा हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी minus initial kinetic energy। So work done by all forces is equal to change in kinetic energy। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
तुम लोगों को वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताया था क्या? डिराइव किया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में? वर्क डन बाय स्प्रिंग इज माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। सर वेरिएबल नहीं सर, नहीं सर, सर वेरिएबल बताया था पर वो नहीं बताया। स्प्रिंग फोर्स का नहीं बताया था। एग्जाम्पल में जरूर बताया होगा बेटा। नहीं सर। अभी देखते हैं, नहीं सर, नहीं बताया। अभी देखते हैं ऐसा कैसे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के एग्जाम्पल में नहीं बताया था? नहीं बताया था, नहीं बताया था, नहीं बताया था। कॉपी कर लो, हो जाए तो बताओ। That's हो गया सबका? हो गया, आगे बढ़ो। लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। यस सर। यस वो मुझे पिछली बार ही बताना चाहिए था, बट संभव रह गया था। वर्क डन
by a spring force. An example of variable force. इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे समझो, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। अब अगर कोई आदमी इस स्प्रिंग को पुल करे एफ फोर्स से, तो क्या होगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा, है यस ना। सर। इसमें जितना एक्सटेंशन होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा। तो यस सर। ये जो स्प्रिंग फोर्स है, इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू तो के एक्स के बराबर होगी ना, है ना। बोलो। यस हाँ सर। जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ेगा स्प्रिंग फोर्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ के एक्स डॉट डी एक्स डॉट कॉस 180 डिग्री। समझ आया क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट dx इधर हो रहा है, इन दोनों के बीच 180 डिग्री है ऐसा। इसका इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x, यही वर्क डन होगा, है ना। यस पक्का। सो माइनस के इंटीग्रल x dx फ्रॉम 0 टू x, that is minus half k x square is work done by a spring. ये एज अ फॉर्मूला याद कर, वर्क डन बाय ए स्प्रिंग इज ऑलवेज माइनस हाफ के स्क्वायर, चाहे एक्सपैंड करो कंप्रेस करो, वर्क डन बाय ए स्प्रिंग हमेशा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। बोलो। सर यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? मतलब वर्क डन हमेशा स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है ना, जिधर स्प्रिंग डिस्प्लेस होगा फोर्स उल्टा लगेगा, कंप्रेस होगा तो बाहर की ओर, एक्सपैंड होगा तो अंदर की ओर। ओके।
आगे बढ़े। सर एक मिनट। जनरली सर क्वेश्चन में के का वैल्यू दिया होगा ना? हाँ, स्प्रिंग का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा। That's it. हो गया सबका? अभी तक जो कुछ भी पढ़े हैं उस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक ये इसको कोशिश करो जल्दी।
आया कुछ? बोलो बोलो, ये तो आना चाहिए। आया किसी को कुछ? अरे ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग फ्रिक्शन में, सिमिलर टाइप का। एफ फोर्स से पुल कर रहा है ऐसा बोला, और ये एफ फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है ऐसा बोला, है ना? इसका Yes, sir. वेट कितना है? 2000 न्यूटन है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है। तो देखो एफ साइन थीटा इधर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा, एफ कॉस थीटा इधर लग रहा होगा, है ऐसा? और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है। इस फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम है? No, बोलो। sir. यहाँ लिखा हुआ है स्लोली स्लिप, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन 0 है ना? यस सर। थ्रू 20 मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है। तो फाइंड वर्क डन बाय पर्सन पुलिंग द ब्लॉक एट एन एंगल थीटा ऐसा। तो वर्क डन बाय पर्सन अगर पूछा है, मतलब वर्क डन बाय फोर्स एफ पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा इंटू डी ऐसा होगा। बोलो बोलो। यस सर। Yes. यस सर। और एक्सीलरेशन 0 है, मतलब एफ कॉस थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर होगी, होगी। मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर एफ कॉस थीटा होगा, मतलब म्यू इंटू एन इंटू डी होगा, दैट इज म्यू इंटू एन को लिख सकते हैं 2000 माइनस एफ साइन थीटा, यस सर। है ना? तो इसको जो भी लिख सकते हैं वो देखते हैं। पहले एफ निकाल ही लेता हूँ, नहीं तो बाद में मतलब दोबारा लिखना पड़ जाएगा। और तो यहाँ से एक्सीलरेशन 0 है, तो मुझे मिला फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन मिलेगा एफ साइन थीटा प्लस एन इज 2000 ऐसा मिलेगा। बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू इंटू, और एन को लिख देता हूँ 2000 माइनस एफ साइन थीटा, इक्वेशन 2 से एफ को इधर ले जाता हूँ, तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 2000 म्यू। So F is 2000 mu upon cos theta plus mu sin theta.
So finally, work done by F is F cos theta into D, that is 2000 into mu into D into cos theta, divided by cos theta plus mu sin theta. म्यू का वैल्यू क्या दिया है 0.2 और डी 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 meters मीटर दिया है, मीटर दिया है, तो इसको 20 कर दो, ये हो गया cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा, यही कहानी होगी। yes sir तो थोड़ा ठीक कर दो, 20 इंटू 0.24, 4 इंटू 2000, 8000, 4 इंटू 2000, 8000 होगा, बोलो। So 8000 cos theta upon cos theta plus 0.2 sin theta, cos से डिवाइड कर दो तो और छोटा आंसर करना चाहोगे तो 8000 अपॉन 1 प्लस 0.2 tan थीटा, ये हमारा आंसर ए पार्ट का। आया समझ में ए पार्ट? yes sir ठीक है, ए पार्ट कर लो, फिर बी पार्ट बताओ। बी पार्ट होना चाहिए खुद से।
बोल भाई सेकंड का आंसर। तुम लोगों ने देखो ध्यान नहीं दिया, सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर में। सेकंड में क्या पूछा है, फाइंड द वर्क डन व्हेन पर्सन हैज चूजन अ वैल्यू थीटा व्हिच इंश्योर मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब तुम्हें अगर याद होगा तो देखो, ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन मिला थीटा के किस वैल्यू पर मिनिमम होगा, समझ आया मैं क्या पूछा? बोलो। tan इनवर्स म्यू। हाँ, तो एफ का एक्सप्रेशन जो मुझे मिला ऊपर कितना था, 2000 म्यू था। 2000 म्यू अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, शायद यही था ना। तो एफ मिनिमम कब होगा, फॉर एफ टू बी मिनिमम जेड इज इक्वल टू, याद होगा मैंने कराया भी था, याद आ रहा है ऐसा कुछ कराया था, यस सर। शुड बी मैक्सिमम सो dz by d theta should be 0, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, साइन का cos, दिस इज इक्वल टू 0, मतलब tan थीटा इज म्यू, हो गया ऐसा। यस सर। तो tan थीटा म्यू, तो इस एक्सप्रेशन में tan थीटा की जगह म्यू पुट कर दीजिए, ये जो वर्क डन आया है, आया समझ में? समझ रहे हो या नहीं? सो 8000 अपॉन 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, होगा। ऐसा कुछ होगा। कोई डाउट किसी को? पक्का? आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। सर एक सेकंड। सर बोलिए। सर ये tan थीटा इक्वल्स टू म्यू तो हर एक्सप्रेशन के लिए राइट होगा ना? फिर से बोलिए, क्या बोले? ये tan थीटा इक्वल्स टू म्यू तो हर एक्सप्रेशन के लिए राइट होगा ना? हर एक्सप्रेशन के लिए नहीं समझा मैं, हर एक्सप्रेशन का क्या मतलब है ये मैं नहीं समझा। मतलब f के हर मिनिमम वैल्यू के लिए। हाँ, ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा तब राइट होगा। आगे बढ़ो। यस सर। एक और क्वेश्चन कीजिए, एकदम इजी वाला। दिख रहा है?
सर यहाँ कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर मतलब जो 2 मीटर ऑलरेडी एक्सटेंडेड है उसमें से जब 1 मीटर पे पहुंचे थे। हाँ हाँ, देखो करो। सर वर्क एनर्जी थ्योरम से हो जाएगा। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम से हो। कर रहे हो या करके बताओ, जैसा बोलो। सर बता दीजिए। चलो बता देता हूँ। अभी का सिनेरियो ऐसा ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है ना, और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से कितना 2 मीटर एक्सटेंडेड है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद कहानी क्या होगी, ब्लॉक यहाँ होगा और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से 1 मीटर कंप्रेस्ड होगा। उस समय इसके पास स्पीड कितनी होगी ये पूछा है, यही कहानी है ना, बोलो। यस सर। तो ब्लॉक पर क्या क्या फोर्स लगेगा, एक तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, एक सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, यही 3 फोर्स लग रहा है, लग रहा है। यस So work energy theorem से work done by all forces is change in kinetic energy. हो गया ऐसा। ऑल फोर्सेस में क्या क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग, यही 3 फोर्सेस हैं। दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, हाँ या ना। ग्रेविटी का वर्क डन 0 है, नॉर्मल रिएक्शन का भी वर्क डन 0 है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। बोलो, बोलिए। यस यस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स में क्या हो रहा है कि यहां से यहां आ रहा है पहले तो, और फिर यहां से यहां जा रहा है ना। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में यहाँ के बाद नेचुरल लेंथ के बाद स्प्रिंग फोर्स अपना डायरेक्शन भी बदलेगा ना, नहीं समझे। यस नेचुरल, यहाँ से ये है नेचुरल लेंथ, ये है नेचुरल लेंथ। तो इससे पहले तक स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा था, इस लाइन के बाद स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, यस सर है ना। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स को मैं लिखूंगा माइनस हाफ के, पहले तो 2 मीटर का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ के 1 मीटर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा। यस सर।
सर पहले 2 मीटर में तो वर्क डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है ना, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। हाँ, पहले 2 मीटर में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो ये प्लस हो जाएगा, और दूसरे में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो। नो सर। तो मैं इसको लिख दूंगा हाफ के 4 - 1 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मास कुछ दिया है और के का वैल्यू कुछ दिया है ऐसा? नहीं। अच्छा, तो मास, -4 -1। पास दिया सर, 2 हाँ 2 kg मास लिखा है, और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 4 - 1। v पूछा है हमसे, तो √3k/m। बोलो बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था? तो जहाँ हमने हाफ के 2 का स्क्वायर लिया है वो नेगेटिव नहीं हो? नहीं नहीं, बिकॉज क्या दिखाया मैं इधर, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, हाँ तो जब इसको यहां से रिलीज किया तो यहां से यहां आने के प्रोसेस में वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव, यहां से फिर इधर जाने के प्रोसेस में वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव। हाँ सर। समझे? तो ये आपका आंसर हुआ। आगे बढ़ो। बोलिए, आगे बढ़ो। यस सर। सर एम का वैल्यू दिया किसका वैल्यू? है, एम का। तो पुट वैल्यू दिया है तो पुट कर लो, उसका क्या करो। आगे बढ़ो, बोलो। हाँ सर। चलिए एक और कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3।
बोलो कुछ आइडिया। बोलो। 0.01 है। देखते हैं कितना नीचे गया ये। सर 1 मीटर। 1 मीटर। तो ये 1 मीटर अगर नीचे आया तो ये कितना आगे जाएगा। 0 सर पॉइंट 4 kg वाला भी आगे जाएगा ना। हाँ सर। कितना। 2 मीटर ना। 2 मीटर आगे जाएगा। ये बात समझ रहे हैं। यस सर। अच्छा, तो इसकी स्पीड अगर v होगी तो इसकी 2v होगी। सर नहीं समझा ये हाँ, सर। 1 और 2 मीटर। तो इसकी स्पीड 2v होगी। यस सर। तो 1 kg ब्लॉक का वेलोसिटी मिला 3 मीटर पर सेकंड। 3 नहीं, 0.3 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया 0.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल। तो इस पूरे प्रोसेस में फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा जिसकी वैल्यू 40 म्यू के बराबर होगी, है ना। बोलिए। बोलिए। यस सर। So applying work energy theorem. Work done by all forces is equal to change in kinetic energy of the system. All forces में यहाँ पर क्या क्या है। ग्रेविटी है ना। स्ट्रिंग का टेंशन है ना। यस सर। फ्रिक्शन है और तो कुछ नहीं है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हाफ, इसको बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। इसको स्मॉल एम कह देते हैं, इसको कैपिटल एम कह देते हैं। तो हाफ स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू 2v² ऐसा चलेगा। यस। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैपिटल एम में 0, ऊपर नीचे कहीं गया ही नहीं। स्मॉल एम में mg इंटू h, ये h जो 1 मीटर है, mg भी नीचे h भी नीचे, तो mg इंटू h। बोल भाई। बोलोगे। वर्क डन बाय टेंशन देखोगे तो यहाँ पर कैपिटल एम में t इंटू 2 और स्मॉल एम में 2t इंटू 1, तो 0 हो जाएगा। हाँ सर। ये तो हो जाएगा -2t इंटू 1 और वो हो जाएगा +t इंटू 2। समझ रहे हो। हाँ सर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन -40 म्यू इंटू 2 होगा। यस सर। दिस इज इक्वल टू हाफ, स्मॉल m इज 1, v इज 0.3 प्लस हाफ कैपिटल M इज 4, v इज 0.6 का स्क्वायर ऐसा। यस सर। तो लिख दो, वैल्यू पुट कर दो आगे आंसर। स्मॉल m 1 इंटू g को 10 कर दो, h को 1 कर दो, ये तो 0 हो गया, -80 म्यू हो गया। दिस इज इक्वल टू हाफ इधर
0.09 प्लस कितना होगा 0.36 इंटू 4 1.4 1.44 ऐसा, तो ये हो गया 1/2, ये कितना हो जाएगा 1.53 ऐसा होगा। यस 10 माइनस 80 म्यू, तो 1.53 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 0.7 6.5 765. 765. So 80 mu is 10 minus 0.765. So mu is equal to 10 minus 0.765 divided by 80. कितना होगा 0.1 0 point 0.012 Sir, 0.115. बाप रे, सबको अलग अलग आ रहा है डिवीजन में। सर 0.11 चलो, मैंने चेक नहीं किया, मैं मान लेता हूँ आपकी बात 0.115 आंसर। ठीक है, समझ आया सबको? ये वर्क एनर्जी थ्योरम समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। किसी मैंने एक्चुअली इसको एनएलएम के मेथड से ही किया था। तो एनएलएम के मेथड से सर सेम आंसर है 10 माइनस 0.765 बाई 80। हाँ हाँ इक्वेशन लिख के हो जाएगा। आया समझ में? सर इसमें मतलब सिस्टम कैसे लिया है वो एक बार सिस्टम में दो मास है, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम, है ना? हाँ सर तो स्ट्रिंग भी उसका ही सिस्टम का ही पार्ट होता है। हाँ बिल्कुल, सिस्टम का पूरा पार्ट है, स्ट्रिंग पुली हर चीज। तो बाकी हर जगह हर चीज अपनी जगह पे रुकी हुई है, तो वर्क डन नहीं हो रहा है, वर्क डन दोनों मास में हो रहा है। ठीक है, सर तो जो टेंशन फोर्स है वो इंटरनल फोर्स होगा क्या सिस्टम? हाँ इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स तो मतलब वर्क में वो नहीं कर सकता ना। हाँ वर्क जीरो होता है, और ऐसे भी दिख रहा है ना, 1 kg पर 2t ऊपर लग रहा है और 1 नीचे आ रहा है, तो -2t फुट वर्क डन हुआ। कैपिटल एम पर टी आगे लग रहा है और 2 मीटर आगे जा रहा है, तो 2 इंटू टी हो गया, दोनों का देखो सम 0 हो गया। हाँ सर ठीक है, ठीक है। चलो आज छोड़ दूंगा जल्दी, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, अगले लेक्चर में पूरा पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसको जिसको कॉपी करना है कर लो, करके फिर निकलते जाना है एक एक करके। Bye, sir. Thank you, sir. या, बाय।